है स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। सभी स्टूडेंटों को राम राम सलाम सत श्री अकाल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में चलेगा अब सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक होगा विलयन की सांद्रता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्सों से मेरा कहना है कि वीडियो को वो सबसे पहले लाइक कर दे और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल से वीडियो को देखते हैं, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। और आज की धमाकेदार क्लास में होगी विलयन की सांद्रता, जिसमें आपके टॉपिक आते हैं भार बट्टे भार प्रतिशत यानी कि वेट ऑब्लिक वेट परसेंटेज, और उसके भार बट्टे आयतन प्रतिशत यानी कि वेट ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। इसी में शामिल होगा आपका मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज जिसे मोलेंस या मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। और क्लास होगी विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी भी विलायक में यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय पदार्थ सॉल्यूट का अमाउंट, जितने परसेंट उसमें घुला होता है या जितने अमाउंट में उसमें घोल दिया जाता है, वह उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ये इस टॉपिक को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता इसको कहते हैं कंसंट्रेसी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की सांद्रता कितनी ज़्यादा है। फिर हमने बताया था कि आपको समझना हमेशा एक कंटेनर लेना होगा और कंटेनर में कोई भी सॉल्वेंट को ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद में जब हम कंटेनर में सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट कोई भी भर लिया है, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए। लिक्विड सॉल्वेंट को इसमें भरने के बाद में क्या हो जाएगा कि आपने कोई भी सॉल्यूट इसमें थोड़ा सा डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व करेंगे तो उसको किसी ना किसी, अगर सॉलिड है आपका विलेय पदार्थ जो इसमें घोला है, और हमने बताया था कि इमेज बना लेते हैं जब सॉल्यूशन की बात आती है, विलयन की बात आती है तो, और द्रव विलयन की बात आए तो उसमें सबसे पहले इमेज ये बना लेते हैं, या तो हम किसी सॉलिड विलेय को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, या किसी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इमेज कर लेते हैं। अगर हम कोई सॉलिड को, सॉलिड यानी ठोस को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेट हमेशा ग्राम में होता है। किसमें? ग्राम में। और लिक्विड को ऐड करते हैं तो वो भाई लिक्विड ml में होता है और ग्राम में भी होता है। ये सॉल्वेंट आपका दोनों फॉर्म में हो सकता है। सॉल्वेंट जिसे विलायक कहते हैं, तो सॉल्वेंट आपका ग्राम में भी हो सकता है, ग्राम ऑब्लिक किस में हो सकता है? ml में। ये भी आपका किस में हो सकता है? केवल ओनली ग्राम में हो सकता है। तो लिक्विड ml में होता है, लिक्विड को हम ऑब्लिक ग्राम में भी बोल सकते हैं कि ग्राम में भी डाला जाएगा। लिक्विड कैसे डाला जा सकता है? ये ml में नाप कर डाला जा सकता है, मीजर करके डाल सकते हैं इसको। तो किसी भी सॉल्वेंट में, विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा यानी कि कितना कंपोनेंट उसमें घोल दिया जाता है, जब एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है तो वह उस विलयन की सांद्रता कंसंट्रेसी कहलाती है। आपने 10 ग्राम डाला तो विलयन उसी हिसाब से वो सांद्र होगा, 20 ग्राम डाला तो ज़्यादा होगा, और 50 ग्राम डाल दिया 100 ml में तो वो ज़्यादा सांद्र हो जाएगा। तो ये विलयन की सांद्रता डिपेंड करती है कि हमने सॉल्यूट को किस लेवल में, किस रेंज में, कितने ग्राम में मिलाकर रखा है, और ये डिपेंड करता है कि किस ml में हमने सॉल्यूट को, इस सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही चलेगा क्योंकि सॉल्यूशन का मेन रीजन है हमें पढ़ने आपको अपने टॉपिक में लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रवीय विलयन। और द्रवीय विलयन के लिए आपका सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट ऑलवेज होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, यानी कि विलायक जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बनते तो सॉलिड से, सॉलिड के भी विलयन है, जैसे पीतल,
पीतल आपका क्या होता है, कॉपर आपका सॉल्वेंट होता है, उसमें जिंक की परसेंटेज 10 से लेके 20 में मिला देते हैं, और जो नई एक मिक्सर धातु ऑब्टेंड होती है जिसे हम कहते हैं पीतल। ठीक है, तो ऐसे ही चलते रहेंगे। इस बात को आपने क्लियर कर लिया कि किसी विलयन की जो कंसंट्रेसी होती है वो उसमें मिलाए गए सॉल्यूट लिक्विड गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, वो ml में मिलाया जाएगा, ग्राम में मिलाया जाएगा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिशत द्रव्यमान, क्योंकि प्रतिशत द्रव्यमान कितना है या प्रतिशत सांद्रता निकालते हैं, और इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेसी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेसी ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेसी ऑफ सॉल्यूशन को आपने लिख दिया है कॉन्सेंट्रेसी, ये होता है कॉन्सेंट्रेसी ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता बतानी है आपको, तो फिर दोबारा इसके लिए चलना होगा। सबसे पहले प्रतिशत सांद्रता, हेडिंग को बनाएंगे प्रतिशत सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता को कहते हैं परसेंटेज। क्या लिखेंगे, कंसंट्रेसी ऑफ परसेंटेज। तो यहां पर परसेंटेज में लिखना होगा, तो पहले कंसंट्रेसी ऑफ परसेंटेज बोलना होगा। ट्रेसी ऑफ परसेंटेज। तो कंसंट्रेसी ऑफ परसेंटेज जब हम सोल्यूशन की निकालते हैं तो कंसंट्रेशन या परसेंटेज लिख दें या कंसंट्रेसी ऑफ परसेंटेज लिख दें। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज लिख देते हैं। तो ये कंसंट्रेसी ऑफ परसेंटेज है, विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज आप लिख दें। तो ट्रेशन के लिए आपको लिखना होगा CON, दोनों शब्दों में आप लिख देते हैं। तो विलयन की सांद्रता पहले प्रतिशत में लिखाना है, तो यहाँ पे आप चाहे तो इंग्लिश का एक वर्ड यूज कर लेते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना सांद्र है, तो सबसे पहली हेडिंग इसके अंदर बनेगी भार बटे भार प्रतिशत। भार बटे भार प्रतिशत आपको बताना है, तो भार बटे हम लिखेंगे क्या, वेट। और वेट बटे वेट परसेंटेज लिखना है, तो वेट ऑब्लिक वेट परसेंटेज। तो इसको हम WW परसेंटेज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, तो कहते हैं कि 100 ग्राम, किसी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशत में उसकी भार बटे भार प्रतिशत कहलाती है। किसी द्रव विलायक में, यहाँ पे इसको रब करके और लिखना स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन को, और फिर फार्मूला बाय फार्मूला इसी में बता देंगे। एक फार्मूला लिखेंगे किसी विलेय पदार्थ की वह प्रतिशत मात्रा, क्या लिखेंगे, वह ग्राम प्रतिशत मात्रा, ग्राम प्रतिशत मात्रा जो 100 ग्राम, किसमें 100 ग्राम विलायक में उपस्थित होती है, तो क्या कहलाती है, W/W परसेंटेज कहलाती है।
W/W परसेंटेज कहलाती है। कह रहा है किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा, वह ग्राम प्रतिशत मात्रा, यानी ग्राम में हो और परसेंटेज में हो, तो वह क्या मात्रा क्या कहलाती है उसका, जो 100 ग्राम विलायक में प्रेजेंट हो, यानी कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम परसेंटेज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, कितने 100 ml सॉल्वेंट, तो वो क्या कहलाती है उसकी ग्राम प्रतिशत या वार बटे वार प्रतिशत कहलाती है। और वार बटे वार प्रतिशत के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका अगर हमें वार बटे वार ऑब्लिक भार प्रतिशत निकालना है तो हम इसको या करके लिख सकते हैं वेट अपॉन वेट, यानी कि जो बिलियन का आयतन होना चाहिए, जो बिलियन का आयतन होना चाहिए वो भी ग्राम में उपस्थित हो, या यहाँ पर लिखो विलायक में उपस्थित हो, बिलियन में उपस्थित हो, क्योंकि बिलियन की बात करेगा, बिलियन में उपस्थित होती है। ठीक है, सही से लैंग्वेज को देखते हैं डेफिनेशन में, किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम प्रतिशत मात्रा, यानी ग्राम में और कितना परसेंटेज उस सॉल्वेंट में घोला गया। जैसे हम लिखें, ये आपका कोई एक सॉल्वेंट ले जिसको हम कहते हैं, जैसे वाटर ले लिया H2O, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें मौजूद किसी भी 10 ग्राम काय में, ग्राम में, दोनों ग्राम में हो गए तो ग्राम का जो होता है तो वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि ग्राम में भी विलेय पदार्थ है और ग्राम में ही क्या है, विलियन है, तो भार बटे उसका भार प्रतिशत कहलाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऊपर विलेय पदार्थ का भार, अब भार लिखेंगे तो भार को हम वेट लिखते हैं और उसका हमेशा क्या होती है, यूनिट ग्राम में होती है, सबसे छोटी सारी यूनिट ग्राम में होती है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, विलियन का भार, और इनटू में क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100, कितना कर देंगे 100 ml। अगर हमसे ये कह दिया जाए आपको दिया गया है एक शरबत का गिलास और उसमें 15% या कहेंगे 15 ग्राम आपको दे दिया है, जैसे ये 10 ग्राम घुली हुई है, कितनी चीनी घुली हुई है, 10 ग्राम चीनी घोल दी है, कितने में घुली है 100 ml में, तो 100 ml सोल्यूशन आपको वाटर वाला मिला है, तो उस वाटर वाले सोल्यूशन में कितने परसेंटेज चीनी है, तो 10 ग्राम है तो 10/100 रखेंगे और परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 बाई डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो भी निकल के आएगा 10% निकल के आएगा। तो ये कहलाता है हमारा वार ऑब्लिक वार, यानी वेट अपॉन वेट परसेंटेज। तो कह रहा किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम प्रतिशत मात्रा, द परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट, लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट ऑब्लिक वेट परसेंटेज, वेट ऑब्लिक वेट सम परसेंटेज कहलाती है। तो वार बटे वार प्रतिशत निकालने के लिए आपको विलेय का कितना परसेंटेज भाग इस सॉल्यूशन में मिलाया गया है, अगर हम उसका वेट को जान लें और आपको ये दे दिया गया वाटर जो भी है, और वाटर में 10 ग्राम चीनी मिलाकर अगर हमने सॉल्यूशन घोला तो पूरा विलियन हमें कितना मिला। अब ये हमारा H2O चीनी है तो विलियन कितना हो गया, विलियन है हमारा 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, जिसमें अपने 10 ग्राम क्या मिला, विलेय चीनी, कितना है सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, विलेय मिलाया हमने 10 ग्राम चीनी, तो हम 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सॉल्वेंट विलायक, क्या निकल के आएगा विलायक, और ये होगा आपका 90 ग्राम। और 90 ग्राम जब कोई चीज़ हमारे क्वेश्चन में दी नहीं जाती है तो हम उसको कहते हैं वो वाटर ही होगी, यानी कि जल होगा, जल में। ये बात क्लियर हुई है, तो क्लियर हुई है, वीडियो को लाइक करते चले, हमने बता दिया, इसी डेफिनेशन से हम सभी डेफिनेशन अपनी बना देंगे।
अब आ जाती है दूसरी, इसकी हेडिंग होती है प्रतिशत द्रव्यमान की, कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज सॉल्यूशन की सांद्रता, यानी कि उसमें गाढ़ापन जो मिलाया गया है, जो विलेय पदार्थ मिलाया गया है वो कितने परसेंटेज इसमें मौजूद है। तो अब हम बताते हैं वार बटे आयतन परसेंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आयतन, और आयतन की जो यूनिट होती है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं क्या, ml। सबसे छोटी यूनिट होती है ml, तो और आयतन को हम लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऑब्लिक वॉल्यूम। अब ऊपर है वेट, नीचे है वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना होगा, v, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पर आपको वार हटा के अब लगा देना होगा आयतन, यानी कि भार बटे आयतन परसेंट। अब जो भी है वो ml में, पहले ये क्या था हमारे ग्राम में, अब ये बिलियन आपका हो गया ml में। किस में हो गया, ml में, लेकिन विलेय आपका ग्राम में ही रहेगा। जो सॉल्यूट है वो आपका ग्राम में ही रहेगा, और जब सॉल्यूट ग्राम में रहेगा और बिलियन आपका ml में है, तो ml में आपको क्या करेंगे, वेट नहीं बताते हैं, वॉल्यूम बताते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का हम वेट नहीं बताते हैं कि वो 10 ग्राम है या 1 किलो है या 20 किलोग्राम है, तो हम उसको बताते हैं विलेय है वो ग्राम में है, और जो भी मतलब है विलियन है, विलियन में वो ml है, यानी कि 1 लीटर अब लेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर या 100 ml सॉल्यूशन। अब इसको हम ml ग्राम की जगह मिली कर देंगे, मिलीलीटर। अब क्या होता है, अब इसको पढ़ेंगे, देखिए किसी विलेय पदार्थ यानी कि चीनी पदार्थ की ग्राम प्रतिशत मात्रा, वह ग्राम प्रतिशत मात्रा, अब जो ग्राम प्रतिशत में घुली हुई है, ग्राम परसेंटेज में जो 100 ml यानी मिलीलीटर किसी का वॉल्यूम होगा वो वेट नहीं होगा, बिलियन में उपस्थित होती है या घुली होती है, वह उसका वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर बिलियन का वार नहीं लिख सकते, क्योंकि बिलियन है 100 मिलीलीटर। कितना है आपका, 100 ml, और 100 मिलीलीटर है तो मिलीलीटर को हम ml कहते हैं। अब यहाँ पर बिलियन का भार ना होकर बिलियन का आयतन हो जाएगा। तो ये दूसरा संबंध, रिलेशन स्थापित हो गया किसमें, वेट और वॉल्यूम में। अगर हम सॉल्यूट यानी कि विलेय पदार्थ को किसी भी सॉल्वेंट यानी वाटर में, चीनी हो, नमक हो, डिजोल्व करते हैं, हमने बताया इमेजिन नहीं करेंगे, फोटो बना देंगे। हमने चीनी को NaCl ले लिया 10 ग्राम NaCl को वाटर में डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद में हमने क्या मेजर किया कि ये सॉल्यूशन बना है 100 ml, यानी कि 100 मिलीलीटर का ये सॉल्यूशन बनकर कंटेनर में तैयार हुआ। अब जो सॉल्यूट मिलाया है वो है हमारा ग्राम में, और बिलियन हमारा है मिलीलीटर में। तो परसेंटेज निकालेंगे तो लिखेंगे विलेय का भार बटे बिलियन का आयतन, और परसेंटेज के लिए हमेशा ऑलवेज ये याद रखते हैं कि 100 का मल्टीपल करते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला आ जाता है, जिसको हम बी पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर अभी लिखा नहीं है तो बी पॉइंट हो गया आपका वार बटे आयतन प्रतिशत, वेट ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंटेज। तो पढ़ लें एक बार डेफिनेशन को सही से, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह ग्राम प्रतिशत में मात्रा जो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत कहलाती है। ये हो गई। अब तीसरी, हो सकता है ये चीनी ना होकर कोई लिक्विड हो, यानी कि 20 ग्राम आपने 20 ml इसमें C2H5 मिला दिया। अब बात करते हैं, जैसे हमने अल्कोहल मिला दिया या 20 ग्राम इसमें C6H6 को डिजोल्व किया, अगर मिल जाता है तो मिला देते हैं, बेंजीन मिला दिया, ये भी लिक्विड फॉर्म में होती है लिक्विड। और लिक्विड को जो हम मेजर करते हैं वो ml में करते हैं। कोई भी द्रवीय वस्तु होती है उसको हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो वो ml में मापते हैं, ना कि ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि किसी विलेय पदार्थ की वह मिली प्रतिशत मात्रा जो 100 ml बिलियन में उपस्थित होती है, वॉल्यूम
वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि अब यहाँ पर भार को हटाकर आयतन लिख देना होगा, आयतन प्रतिशत। सी आपकी हो जाएगी आयतन प्रतिशत, और जिसे हम कहते हैं वेट, और यहाँ पर उसको कर देंगे हम वॉल्यूम। अब यहाँ क्या है कि हमने जो विलेय पदार्थ डाला, ये आपका क्या है विलेय, 20% डाला, 20% शराब को या बेंजीन को हमने एक पानी में घोल दिया और देखा कि हमें मिला 100 ml बिलियन, और 100 ml बिलियन मिला तो वो ml में दोनों चीज़ें होंगी क्योंकि मेजर की जाएंगी। ml होता है वो क्या होता है लीटर में, वो एक द्रव होता है तो उसको उसमें ही ml में मिलीलीटर में ही करते हैं, ठीक है, ml को मिलीलीटर में ही करते हैं। और यहाँ पर जो भी वाटर है वो भी ml में है, तो ml में जब दोनों मीटर होंगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, उसको वेट ना बोल के वॉल्यूम। तो विलेय का यहाँ पर भार, विलेय पदार्थ का आयतन, क्या लिखेंगे आयतन। शराब हमने इसमें मिलाई है 20%, ऊपर कर देंगे जैसे इसको सोल्व करने के लिए 20%। टोटल सोल्यूशन हमारा कितना बन रहा है 100 ml। अब ये सब चीज़ें हो जाएंगी ml में, और ये हो जाएगा 100 ml। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीपल करते हैं 100 का, जिससे विलेय का कितना रख दिया ml, ये भी ml, ये ml से कैंसिल हो जाएगा और ये 100 से 100 कैंसिल, तो 20% आपका आएगा कि इस सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में जो आपका एथाइल अल्कोहल या बेंजीन प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसे हम कहते हैं 20% है वो। और ये हो गई आपकी इसमें प्रतिशत सांद्रता में, ये प्रतिशत सांद्रता में आपकी क्या आ गई है आयतन की सांद्रता है, जो भार से भार का रिलेशन था और भार से आयतन का रिलेशन था, आयतन से आयतन का रिलेशन था। तो 3 रिलेशन हमने आपको समझाए हैं। सबसे पहला ए है भार बटे भार। जब कोई भार वाली वस्तु भार के ही बिलियन में प्रेजेंट होती है तो उसे हम भार बटे भार प्रतिशत में कहते हैं। और ये दूसरा था भार बटे आयतन प्रतिशत, आयतन। जब कोई ऐसा विलेय पदार्थ जो वेट करके मेजर करके ग्राम प्रतिशत में लिया गया हो और उसको आयतन यानी कि किसी लिक्विड फॉर्म में घोला जाए तो वो क्या हो जाता है भार बटे आयतन प्रतिशत। सी, जब कोई हम आयतन में ही विलेय पदार्थ लेते हैं, आयतन में सॉल्यूट को आयतन में लिया, जैसे ये लास्ट वाली आपकी डेफिनेशन है, तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत हो जाती है। ये 3 हो गए। अब हमें इसके अंदर का सीखना है, जो हमें परसेंटेज निकालनी है या किसी की निकालनी है, तो वो होती है भार और आयतन में संबंध। और भार और आयतन में संबंध आपके लिए आ जाते हैं 3 टॉपिक। सबसे पहला नॉर्मलता, दूसरा होता है नॉर्मलता, और तीसरी होती है फॉर्मलता। और ये नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता को हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा 1 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन की पावर बताते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं वो कितना पावरफुल है। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता पर। इसको रब करते हैं, विलेय की सांद्रता बनी रहने दो, इसको भी करा देते हैं, हटा देते हैं, पूरा ही स्टार्ट करते हैं, रब करते हैं, जब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें। बहुत लोगों से आपने टॉपिक को सीखा होगा, हम ऐसा सिखा देंगे आपके बिल्कुल CNS में चला जाएगा। और जब कोई चीज़ CNS में चली जाती है तो वो परमानेंट स्थायी हो जाती है। तो यहाँ पर तो भाई दिक्कत करके गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद में अब आ जाते हैं भार और आयतन में कुछ संबंध स्थापित किए गए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भार और आयतन में जब हम संबंध को स्थापित करते हैं, भार और आयतन में संबंध, भार डैश आयतन या भार ऑब्लिक आयतन में संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑब्लिक वॉल्यूम,
किसमें है? द रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑब्लिक वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं नंबर ए पॉइंट मोलरता। मोलरता, इसे मोलरिटीज भी कहते हैं। मोलरिटी, मोलारिटी, ओहो क्या लिख दिया, मोलारिटी को मोलारिटी कर रहे हैं, मोलारिटी, 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 ये हो जाती है मोलरता। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ये मोलरता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत बतानी है कि 100 ml या कि लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लीटर, 1 लीटर और इसके आगे लिख देंगे 1000 ml। 1 लीटर और 1000 ml की बात सेम टू सेम हो जाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। ना दुनिया का कोई भी सब्सटेंस आप किसी विलायक में डिजोल्व करेंगे तो वो जब डिकम्पोज होता है यानी कि बिखर जाता है पूरी तरीके से, उसमें सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, तो वो जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रू सॉल्यूशन में जो सबसे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं यानी कि वो अनविजुअल हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, तो वो सबसे छोटा पार्टिकल्स ही मोल होता है। अब जब भी आप NaCl का टुकड़ा बड़ा सा लिया या पाउडर में लिया, उसको घोल दिया और वो गायब हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? घोलने पर जो सबसे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं वो मोल ही कहलाते हैं। तो वो कह रहा है कि 1 लीटर यानी 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड या दैट्स कॉल्ड इट्स मोलरिटी। मोलारिटी क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर या लिखेंगे 1000 ml सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोलरिटी। वह उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अब हम मोलरता का परिभाषा करेंगे तो क्या है? मोलरता इक्वल होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वो भी आपको चाहिए लीटर में। किस में चाहिए? लीटर में। तो इसको मोल को रिप्रेजेंट हम करते हैं ऑलवेज, याद रखें, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। मोल रिप्रेजेंट होता है स्मॉल n से और आयतन को आप रिप्रेजेंट करते हैं v से। आयतन को v से करते हैं और लीटर में आपको निकालना है तो 100 ml का भाग देना पड़ेगा। तो मोलरता डेफिनेशन होती है m से।
और एक बात है कि मोलरता को यहाँ पर जो हमने परिभाषा लिखाई है तो उसके आगे डेफिनेशन के आगे आपको लिखना होगा इससे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे यहाँ पर लिख दो, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो उसी के आगे जो भी आप स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो लिख लेंगे इट्स रिप्रेजेंटेड बाय या इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलरिटी जो डिनोटेड की जाती है वो कैपिटल एम से की जाती है। और विलेय के मोल को हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल एन, और नीचे क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना होगा। वो भी चाहिए आपको इन लीटर, हमेशा लीटर में ही चाहिए। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज दैट्स इज कॉल्ड मोलरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ये हो गई इसकी मोलरिटी का डेफिनेशन। अब बात आ जाती है ये मोल ये क्या चीज है ना। बिल्कुल बेसिक से सीखना, मोल्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको सॉल्यूट हमेशा जो आपका विलेय पदार्थ जो सॉल्यूशन में घोला गया होगा वो हमेशा ग्राम या एमएल में दिया जाएगा। अब जब वो ग्राम या एमएल में दिया जाएगा तो ये दिक्कत आ जाएगी, मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर हम मोल्स को कैलकुलेट करना है तो दिए गए सॉल्यूट के पार्ट क्या होता है, सॉल्यूट के वेट को हम डिवाइडेड बाय कर दें आप उसके क्या कि एटॉमिक मास से। किससे कर दें, एटॉमिक मास से, जिसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान से। एटॉमिक मास से कर दें जिसे हम अणुभार कहते हैं। तो नोट में एक पॉइंट आप नोट करेंगे, NOTE नोट लिखेंगे, मोल क्या होते हैं। मोल को हम करते हैं मोल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन, और मोल इक्वल ये हो गए एन। पूरी डेफिनेशन ऐसे ही बना लेना है कि मोल को हम करते हैं कि विलेय यानी कि आपका सोल्यूट, जो भी आपका सोल्यूट है, विलेय का द्रव्यमान जिसको आप भार कह सकते हो, भार, जिस विलेय के द्रव्यमान को आप डिवाइडेड कर दें विलेय, इसी विलेय के का परमाणु द्रव्यमान, इसको हम कहते हैं अणुभार। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो ये होती है आपकी, इधर आगे लिख देते हैं स्मॉल एन बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलेय के मोल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं स्मॉल एन से, और स्मॉल एन बराबर हो जाएगा वेट, यानी W अपॉन यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा एम हो जाता है। इसकी यूनिट होती है वेट की, हमेशा ग्राम होती है, और इसकी होती है ग्राम ऑब्लिक मोल। जो मोलर मास आपका होता है, यानी कि मोलर द्रव्यमान या जिसे हम अणुभार कहते हैं, उसकी यूनिट होती है ग्राम ऑब्लिक मोल, और वेट की ग्राम। जब आप ग्राम से ग्राम को कैंसिल करेंगे तो ये मोल ही आ जाएंगे। कहने का मीन्स है किसी घोले गए विलेय पदार्थ सॉल्यूट के वेट में, भार में, अगर उसके हम अणुभार का भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या निकल के आते हैं सामने, उसके मोल आपके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल आपको देना है तो यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे आपका H2SO4 कोई विलेय पदार्थ है और इसको किसी 100 ml, 20 ml, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, और वो भी कितना, मान लिया इसको हमने कर दिया है 48 ग्राम।
इसको हम 49 ग्राम ले लें, 49 ग्राम ऐसी वैल्यू ले लें ताकि ये 9 ग्राम, ये किस में है वैल्यू आपकी, ग्राम में, ठीक है। और इसका मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास आप जानते हैं कि हम अगर किसी के एटॉमिक नंबर से यानी कि उसके परमाणु क्रमांक में, उसके परमाणु क्रमांक में अगर उसके में प्रोटॉनों की संख्या जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, परमाणु द्रव्यमान मिल जाता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉनों की कोई नंबर नहीं होते हैं, तो न्यूट्रॉनों के कोई नंबर नहीं होते हैं, बस वही जोड़ लिया जाता है 1। और हाइड्रोजन आपके टोटल कितने हैं, 2 प्लस अब सल्फर होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 16 होते हैं, और ठीक 2 गुने इसमें, ठीक 16 ही इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो 16 अगर हम ऐड कर दें तो 16 दूनी 32, तो 2 गुना हमने यहाँ कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो यहाँ पर ठीक 2 गुने आप जानते हैं सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, और 16 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ो, चाहे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ो, तो जोड़ने के बाद में इसका एटॉमिक मास आता है आपका कितना, 32। ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही प्रोटॉन होते हैं, या कहें न्यूट्रॉन 8 होते हैं, 8 ही प्रोटॉन होते हैं। 8 को हम ऐड करते हैं तो इसका भार जो हो जाता है 16 हो जाता है। अब हम टोटल इसको जोड़ेंगे, और हैं कितने ऑक्सीजन, 4। एक एटम के लिए बात कर रहे हैं हम, याद रखिए एक ऑक्सीजन एटम का केवल 16 एटॉमिक होता है, उसके परमाणु क्रमांक से ठीक 2 गुना, ठीक कितना, 2 गुना। हमेशा मल्टीपल में होते हैं, कई ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें ज़्यादा हो जाता है, कम किसी में नहीं होता, ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 16 एक ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट कितने, 4। तो इनको सबको हम इकट्ठा करते हैं तो 2 + 32 + 64 ऐड करेंगे, 4 2 6 और 2 8, तो 8 की 8, और यहाँ पर 6 3 9 और 6 3 9 और 1 10, 16 चक्कू 64, 8 दूनी 16, 16 चक्कू 64 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो, 16 दूनी 32 और 2, तो 2 4 6 8 और 3 और 6 9 होंगे, 9, क्योंकि इसके आगे इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। 98 हो गया। ये हो गया आपका क्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं मोलर मास, मोलर मास। और इस मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम/मोल, कितने ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है। अब हमें ये फॉर्मूला मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स, वेट हमने कितना ग्राम मिलाया, 49 ग्राम यानी 49 ग्राम, और उसी H2SO4 का एक पर्टिकुलर मोलर द्रव्यमान होता है 98, ये कभी भी बदलता नहीं। हर एक कंपाउंड का अपना एक मास होता है, वो कभी बदलता नहीं, मोलर मास होता है, सॉरी मास नहीं। तो इसको हम 98 98 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, कितना, हाफ। तो n = 1/2 को हम करेंगे तो 0.5, और ग्राम/ग्राम मोल लिखे हुए हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल्स ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपके जो निकल के आए हैं वही मोल्स हैं। अब दुनिया का कोई भी फॉर्मूला, जैसे NaCl को आपको निकालना, तो आप जानते हैं सोडियम में इलेक्ट्रॉनों के नंबर कितने होते हैं, सोडियम के एक एटम में होते हैं 11, जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। तो 11 दूनी 22, यानी इसका 2 गुना करें और 1 जोड़ दें फालतू, 23 होता है। क्लोरीन में 17 होते हैं, 17 2 गुना 34 होते हैं, लेकिन इसका 1.5 फालतू होता है, तो 35.5। इनको ऐड करेंगे 58.5, ये इसका निकल आया मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम पर मोल। अब वो कह दे कि हमने 10 ग्राम नमक को डिसॉल्व किया है, 10 ग्राम नमक को एक कंटेनर में डिसॉल्व किया है, और 10 ग्राम नमक को कंटेनर में डिसॉल्व करेंगे तो ये मोलर द्रव्यमान जो है कभी भी बदलेगा नहीं। जो इसका मोलर द्रव्यमान है यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ये कभी भी नहीं बदलेगा। और 10 ग्राम उसका क्या हो जाएगा, वेट को डिसॉल्व किया गया है किसमें, इसमें। अब इसको हम फार्मूले के तौर पे बताएंगे, अभी इसकी डेफिनेशन हो गई।
अंडरस्टैंड हो गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। और इसको हम रफ कर देते हैं, इतना ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है आपकी नॉर्मलता। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा इसमें नॉर्मलता। ओ सॉरी, बी एडिंग पड़ेगी आपकी नॉर्मलता। नॉर्मलता, और यहां पर लिखेंगे नॉर्मलिटीज, नॉर्मलिटी, NOR, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ये नॉर्मलिटी हो गई आपकी, और ये रिप्रेजेंट होती है कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर 1000 ml, बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। नहीं, यहाँ मोल नहीं होते हैं, बस इतना आपको यहाँ पर चेंज कर देना है, मोलों की संख्या। ये मोलों की संख्या हटाकर आपको लिखना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। सेम टू सेम हो गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ये परेशान हो कि सर ने अभी बताया कि मोलों की संख्या, भाई नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक चाहिए होते, हर चीज में एक जैसी चीज नहीं होती है। वो कहते हैं कि हर चीज सोना नहीं होती है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें कि यहाँ मोलों की संख्या हटाकर हम लिख देंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। पहले हम इसको यहां पर पहुंचाएं, फिट कर दें इसी जगह पर, एक ही डेफिनेशन में काम चलेगा आपका। तो यहां पर आप लिखते हैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता, यहां पर मोलरिटी हटा दो, अब लिख दो नॉर्मलता, नॉर्मलिटी कहलाती। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और ग्राम तुल्यांकों को हम बोलते हैं ग्राम। आपको इसको इंग्लिश का वर्ड होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, और ये तुम संख्या तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या जो हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला लिखना होगा और ग्राम इक्विवेलेंट बताना होगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं कि अगर हम दिए गए, किसी दिए गए भार के, जितना भी आपको भार दे दिया जाए सॉल्यूट का, और उसके हम ग्राम तुल्यांकी भार में, यानी कि क्या होता है ग्राम तुल्यांक में, यार ग्राम इक्विवेलेंट में किसका भाग लगा दें, उसके ग्राम तुल्यांकी भार का भाग लगा दें, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट का भाग लगा दें, तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हमें चाहिए है ग्राम इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ये लिखा रहने दें, तो लिखेंगे नॉर्मलता। पहले फार्मूले से डिस्कस करते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता में होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक, तुल्यांकों की संख्या वट्टे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन वो भी आपको चाहिए लीटर में। अब नॉर्मलता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और विलेय के ग्राम तुल्यांकों को हम ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, ग्राम
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, एक ग्राम इक्विवेलेंट हो जाते हैं। उसके बाद में इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी इन लीटर, इन लीटर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात है, क्योंकि मोल को हम जानते हैं, जब हम मोल को निकालते हैं तो मोलों को निकालने के लिए इसको यहाँ रब कर देते हैं। बहुत आसानी तरीके से समझे कि ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मोल के लिए हम जानते हैं कि मोल किसी के कैलकुलेट करना होता है तो उसी सॉल्यूट यानी विलेय पदार्थ के भार में उसके परमाणु द्रव्यमान या मोलर मास का हम डिवाइड कर देते हैं, यानी भार बटे अणुभार, अणुभार, जिसे हम दूसरा नाम से जानते हैं परमाणु द्रव्यमान, और इसे हम कहते हैं मोलर मास। अगर हम दिए गए पदार्थ के भार में जो भी सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट घोला गया उस दिए गए पदार्थ के भार में अणुभार या परमाणु द्रव्यमान जिसको बोलते हैं डिवाइड कर देते हैं तो हमें मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ बड़ी पंचायत की बात है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये बड़ी सोचने की बात है। तो 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। तो देखिए जैसे वो समझे थे, इन ग्राम इक्विवेलेंट को जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक हम ये फॉर्मूला ऐड करके किसी की नॉर्मलता नहीं निकाल सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो लिखेंगे ऊपर नीचे वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार। आपको विलेय का भार चाहिए है, इसको और करके लिख सकते हैं, ये इंग्लिश वाले हैं। अगर जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता देंगे, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार अपॉन लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट है, और इसको आप हिंदी के माध्यम से समझेंगे तो लिखेंगे ग्राम तुल्यांकों, तुल्यांकों की संख्या। ये है ग्राम तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखे आप इतना लिखते हैं ग्राम तुल्यांक, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही पूछ रहा आपसे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और उसके बाद में इसके आगे लिखेंगे विलेय का भार, यानी विलेय जो भी डिसॉल्व किया जाएगा, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें जो भी विलेय पदार्थ डिसॉल्व किया जाएगा, ये कंटेनर है, इसमें विलेय पदार्थ कोई भी डिसॉल्व किया गया विलेय पदार्थ, तो वो वेट में होगा, हमेशा किस में होगा, ग्राम में। तभी तो भार चल रहा है, हर बार ग्राम में ही होगा, और जो भी सॉल्यूशन बनेगा तो वो अलग होगा। और उसके बाद में लिखते हैं तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, यही सबसे बड़ी बात थी। पहले हम विलेय के भार में, जो यहाँ पर था, यहाँ पर लिख देते विलेय का भार। अगर हम इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे मोल को,
तो मोल का भार बट्टे लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके विलेय का भार, विलेय का भार, और नीचे क्या लिख देंगे, विलेय का अणुभार। सेम टू सेम है, ये जो लिखा है भाई विलेय के भार में ही तो विलेय के अणुभार का भाग लगाएंगे, तो हम भार बटे अणुभार लिखने की कोई दिक्कत है, यानी कि वेट बटे मोलर मास, और इसे विलेय का अणुभार और विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लिख देते हैं, तब भी यही सेम टू सेम होता है। लेकिन नॉर्मलता के केस में, नॉर्मलता के इन केस ऑफ नॉर्मलिटीज, नॉर्मलता के केस में आपको ग्राम तुल्यांक चाहिए। क्या कह रहा है, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें विलेय के जो वेट में, यानी कि विलेय का जो वेट इस कंटेनर में, जैसे हमने विलेय डिसॉल्व कर दिया XYZ ग्राम, XYZ ग्राम हमने डिसॉल्व किया, कोई भी पता नहीं, इस XYZ ग्राम में हमें तुल्यांकी भार यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट का डिवाइड लगाएंगे, तभी हमें ग्राम तुल्यांकों, क्योंकि उसके आगे क्या लग जाएगा, ग्राम तुल्यांक लग जाएगा। तो विलेय के भार में हम तुल्यांकी भार का भाग लगा दें, तुल्यांकी भार का भाग लगा दें तो हमें मिल जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये सबसे बड़ी कंडीशन हो गई, इसको आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तुल्यांकी भार यानी ग्राम इक्विवेलेंट। जल्दी से इसको नोट कर लें। तो चलिए अब हम इसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मलिटीज के बारे में आप समझ गए हैं, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं और इसको इंग्लिश के फॉर्म में इस तरफ लिख देते हैं और करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जैसा इसमें लिख गया है वैसे लिख देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में नॉर्मलिटीज है और ये रिप्रेजेंट होती है कैपिटल एन से। अब सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना है, इस फॉर्मूले को यहाँ रख दो। ग्राम इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकों की संख्या, और वो भी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाली है। तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया होगा, कोई भी एक दुनिया पर कंपाउंड दे दिया जाए तो पहले हमें उसका तुल्यांकी भार निकालना होगा। ठीक है, तुल्यांकी भार के लिए आप हमें तुल्यांकी भार मिल जाए, और ये आपके हो गए हैं कंपाउंड। जैसे कोई आपका H2SO4 डिसॉल्व किया जाए, उसके बाद NaCl, क्या हो, NaOH हो, ये कंपाउंड हो सकते हैं H2SO4 NaCl। इन केस ऑफ नॉर्मलिटीज में यही कंपाउंड आपके मोस्टली डिसॉल्व होंगे। इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइज ये हो सकता है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर HCl हो सकता है, HNO3 डिसॉल्व किया जा सकता है, ये होंगे। ये कंपाउंड आपके किस फॉर्म में है, विलेय। ये विलेय हैं और इनको हम कहते हैं सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट इनमें से ही किसी ना किसी की कोई XYZ ग्राम पर क्वांटिटी किसी विलायक में घोली जाएगी, तभी तो उसके बनेंगे। अब हम इसमें देखेंगे इसकी बैलेंसी कितने हैं। अगर कोई एसिड है तो उसमें लिखेंगे संख्या H प्लस व OH माइनस तथा संयोजकताओं की संख्या। ये सबसे बड़ी बात है। हम या तो गिनती कर लेंगे कि वो अम्ल है, एसिड है, तो वो कितने हाइड्रोजन आयन को डिकम्पोज करेगा, या कोई बेस है, क्षार, वो कितने OH तोड़ेगा, तो उनकी संख्याओं को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब हमें देखना होगा बैलेंसी, संयोजकता। याद रखें, अगर
कोई एसिड है तो हम H की संख्या देख लेते हैं, क्षार है तो कोई OH की संख्या देख लेते हैं। अब हम देखते हैं NaCl, और NaCl के बीच में ऑलवेज एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसकी एक ही संयोजकता होती है। इसी संयोजकता को हम इसके सामने लिख देते हैं कि इसकी NaCl की जो संयोजकता है वैलेंसी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी 1 है। ऐसे ही कास्टिक सोडा है, या तो आप ये वैलेंसी लिख दें, इस वैलेंसी के नंबर लिख दें, या OH के नंबर लिख दें, तो 1 ही है, याद रखें। अब देखते हैं कि OH के नंबर कितने, 2। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं तो इस टाइप से लिखा जाता है, ये कितने बॉन्ड बना रहा, 1 2, यही इसकी संयोजकता कहलाती है या इसकी बैलेंसी कहलाती है। तो ये CO की बैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब HCl, H और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, इस टाइप से लिख दें, नहीं तो देख लो अब हाइड्रोजन कितने डिकम्पोज हो सकते हैं, टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, वियोजित हो सकते हैं, 1। यहाँ पर HNO3 एक है, ये इसके कहलाते हैं संयोजकताएं। अब इनका निकालते हैं अणु भार, क्या, अणु भार, जिसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। अब हम इसको बोल सकते हैं हम मोलर मास। अब मोलर मास हो गया, ठीक है। अब हम इसका अणु भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर के होते हैं 32, ऑक्सीजन के 16 होते हैं, 4 का मल्टीपल कर दो तो 64, टोटल आया 98 ग्राम पर मोल हो गया। ऐसे सोडियम का 23, अभी इसका काम नहीं आया है, किस हिसाब से निकालना है ये बता दें। पहले हम अणु भार, परमाणु द्रव्यमान और जिसे मोलर मास कहते हैं उसको निकाल रहे हैं। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, इसको कल ऐड करो तो 58.5 यानी 58.5। कास्टिक सोडा का निकालते हैं, कास्टिक सोडा में सोडियम का वही 23 रहेगा क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एटॉमिक ज़्यादा होता है, तो 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाते हैं। ऑक्सीजन के 16, एक हाइड्रोजन है तो इसको कर लेंगे 1, तो 16 1 17 और 23 हो जाते हैं 40 ग्राम पर मोल, ये हो जाता है। कैल्शियम को आप जानते हैं, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं 20 होते हैं, और एक 20 हो गए तो 20 का ठीक 2 गुना कर दें, 40 होता है। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस ऑक्सीजन के 16 और 1 हाइड्रोजन का, तो 2 का मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएंगे 17 दूनी 34 और 40, 34 और 40 आप जानते हैं कितने होते हैं, 74 होते हैं, हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, एक हाइड्रोजन का क्लोरीन का आप जानते हैं 35.5, ये आ जाता है 36.5। उसके बाद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का H, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के 1 ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 3 का मल्टीपल करेंगे तो 16 3 48 यानी कि 48, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 49 हो जाएंगे और 14 49 में और जोड़ दें तो 9 4 13 और यहाँ पर 53 हो जाएंगे, 9 4 13 1 63 हो जाएंगे, ये 9 4 13 4 1 5 और 1 6 तो 63 आ जाएंगे। अब आ जाता है तुल्यांकी भार, क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार, जिसे हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तुल्यांकी भार को ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट को आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट है, याद रखना। देख लीजिए ग्राम, ये जी और ए आर साथ में होता है तो बड़ी गड़बड़ी होती है हमसे, GRAM ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर लिखा है ग्राम तुल्यांक और यहां पर है तुल्यांकी भार, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है
और ये अलग चीज है, ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ग्राम इक्विवेलेंट अब हम जानते हैं, कहीं साइड से आपको फार्मूला बना के यहीं पर लिख देते हैं, इतनी जगह पर हमें नंबर ऑफ ग्राम यानी जी और इक्विवेलेंट चाहिए हैं, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट में नंबर, यहां पर कणों की संख्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने हैं, ये कह रहा है ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और यहां पर हमें क्या चाहिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब हमें चाहिए होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, भार में तुल्यांकी भार का भाग लगाना होगा, तुल्यांकी भार, सॉरी गलत लिख दिया था, यहां पर लिख देना होगा आपको भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो हाँ सही है, तुल्यांकी भार लगाना होगा। अब यहाँ पर ग्राम तुल्यांक तो हमें पता नहीं है, तो सही ग्राम तुल्यांक में क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। अब हम तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है कि हम भार बटे किसी की जो परमाणु द्रव्यमान है उसकी संयोजकता का भाग लगा देते हैं, और जो भी आता है वो तुल्यांकी भार होता है। अब देखिए ये H2SO4 है, इसमें डिकम्पोज होने वाले हाइड्रोजन आयन यानी कि वियोजित होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी, 2, या बोलेंगे संयोजकता कितनी है, 2। तो इस 2 का इसके अणु भार में, इस 2 का इसके अणु भार में, नोट करिए, इस 2 का इसके अणु भार में हम क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे, और जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो होगी आपकी तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार का हम डिवाइड कर देंगे भार में, तुल्यांकी भार का भार निकालने के बाद हम उसका जो भी वैल्यू निकलेगी वो यहां रखकर उसके वजन में, उसके वेट में जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जिसे कहते हैं ग्राम तुल्यांक, या यहाँ पर लिखने पूरी बात, ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो हमें यहाँ पर चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो चलिए करते हैं, H2SO4 का अणु भार कितना निकला, 98, और इसमें डिकम्पोज होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, या बोलेंगे संयोजकता 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकला 49 ग्राम तुल्यांकी भार। ये क्या निकल आया, तुल्यांकी भार, वो भी किसके लिए, H2SO4 के लिए। अगर अणु भार होता या मोल निकालने होते तो 98 ही रहता, यहाँ 49 हो गया। अब NaCl का हमने देखा कितना है, 58.5, तो 58.5 में जब हम 1 का डिवाइड लगाएंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आया, लेकिन वो भी तुल्यांक हो गया। याद रखेंगे, अगर उसका अणु भार परमाणु द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ तो प्रोसेस करके दिखानी होगी। तो 5.85 ये क्या हो गया, तुल्यांकी भार। ये क्या निकल रहे हैं, तुल्यांकी भार। नेक्स्ट में आ जाते हैं कास्टिक सोडा। एक बैलेंसी है, 40 आया, 40 में 1 का डिवाइड लगाया, आएगा आपका 40, निकल कर वैल्यू सेम टू सेम आ जाए अणु भार के बराबर, लेकिन वो कही जाएगी आपकी तुल्यांकी भार, क्योंकि जहां पर बैलेंसी बढ़ जाएगी वहां पर वैल्यू घट जाएगी। आगे आ जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, निकला कितना, 74। अब देखिए वैल्यू का, यहां पर इस केस में 74 निकला, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 7 14, तुल्यांकी भार कितना बचा, 37, और पहले अणुभार कितना था, 74। अब 74 का आधा कर दिया गया उसकी संयोजकता के बेस पर, तो बटा 37 वो क्या कहलाता है, उसका तुल्यांकी भार या ग्राम इक्विवेलेंट। अब उसके बाद HCl का 1 है तो 36.5 इसका पूरा निकला, 1 का डिवाइड लगाएंगे तो 36.5 ही रहेगा। ऐसे ही HNO3 का 63 है, और 63 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 63 ही आएगा।
ये जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही हैं, ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है, इस रूल से आप ऐसे ही सीख सकते हैं। उसको हम कहते हैं तुल्यांकी भार यानी ग्राम इक्विवेलेंट। और यहाँ क्या लिखा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम क्या करेंगे, उसके दिए हुए वेट में तुल्यांकी भार जो ये वैल्यू निकली है, जैसे 10 ग्राम NaCl घोल दिया जाए, NaCl घोल दिया जाए तो NaCl किधर गया, NaCl दूसरे नंबर पर, तो 58.5 का हम डिवाइड लगा देंगे। जो भी वैल्यू इसमें बचकर सामने आएगी, XYZ जो भी वैल्यू बनकर सामने आएगी वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। उसको हम इस फार्मूले में यहाँ पर ऐड करेंगे, सॉल्यूशन में कितने में घोला गया उसको यहाँ लिखेंगे और लीटर में कन्वर्ट करते डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मलता आपकी आ जाएगी। इससे रिलेटिव क्वेश्चन अगले वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराएंगे, पहले इन फार्मूलों को अच्छे से क्लियर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली टॉपिक। अगला होता है फॉर्मलता। इसको रब करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम रब करके आगे चलते हैं। फॉर्मलता जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटी अदा करनी है भाई। देखिए फॉर्मलता के नॉर्मलिटी को यफ लगा दो, फॉर्मेलिटी हो जाता है। जहां पर लिखा है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहां पर लिखना है आपको ग्राम सूत्रों की संख्या। आपको एक बात सिर्फ ऐसे क्लियर कर देते हैं कि जैसे मोलरता कैलकुलेट की जाती, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम क्या किया जाता है, फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम फॉर्मलता लिखें और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, यहाँ पर हम इसको फॉर्मलता कहते हैं। डेफिनीशन आपके सामने, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रों की संख्या, ग्राम सूत्रों की संख्या बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे ये केवल किस बिलियन के लिए होगा, आयनिक बिलियन। कैसे होंगे, आयनिक बिलियन के लिए निकाली जाती है फॉर्मलता, जिसमें आयन बने जैसे NaCl का, KCl का, KBr का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये अगर होते हैं इनके बिलियन जो सॉल्यूशन बनते हैं वो आयनिक होते हैं। इनकी फॉर्मेलिटी याद करते हैं। फॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्रों की संख्या, सूत्रों की संख्या वटे बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन होता है उतना ही, तो ग्राम सूत्रों की संख्या बिलियन का आयतन वो भी आपको चाहिए लीटर में ही, बदल नहीं सकते, इन लीटर में। काय में चाहिए, लीटर में। तो ग्राम सूत्रों की संख्या ही मतलब होता है, अगर आप इनको तोड़ भी देंगे, Na अलग कर दो और Cl प्लस कर दो, क्या इनका 23 से 24 एटॉमिक मास हो जाएगा? कभी नहीं होगा, 23 ही रहेगा। अगर इनको तोड़ देते तो इनका 35.5 ही रहेगा। कहने का मीन्स है ग्राम तुल्यांक जब निकलते हैं जैसे हम मोल निकालते हैं, जैसे यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या रखी हुई है, वैसे मोलरता में जो हम विलेय के मोल रखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आप वैसा ही करिए, सेम टू सेम करिए। बस फार्मूला लिखते समय इसका लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रों की संख्या बिलियन की फॉर्मलता कहलाती, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल सूत्र, या कह लेंगे फॉर्मुलेज, या क्वांटिटेटिव, क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव होते हैं ये छोटे छोटे। तो 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द क्वांटिटेटिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन एंड नहीं 1000 सॉल्यूशन, या बोलेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्रों की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती है। तो ये हो गई आपकी बात फॉर्मलता, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मलता हम लिख देते हैं ग्राम सूत्रों
सूत्रों या बोलेंगे अणुसूत्रों, अणुसूत्रों की संख्या मोल की संख्या बराबर होती है। आप किसी भी फार्मूले के मोल निकालें या ग्राम सूत्र निकालें तो वो बराबर ही होंगे, जिन्हें हम अणुसूत्र कहते हैं, अणुसूत्रों की संख्या। ठीक है, इनको एक नाम और दे सकते हैं, अणुसूत्रों की संख्या। अणुसूत्र बराबर होते हैं मोलों की संख्या। तो आप सीधा सीधा है कि फार्मूला मोलरता वाला ही लगाएं, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ शब्द आप बदल दें, फॉर्मलता, यहां पर विलेय के अणुसूत्रों की संख्या क्या लिख देंगे, यहाँ अणुसूत्रों की संख्या या ग्राम सूत्रों की संख्या बटे विलयन का आयतन। दी एंड हो गया। अब आपको हम बताते हैं भार में भार का संबंध। ये हो गई आपको, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल हम आसानी से करा रहे हैं ताकि आप एक ही डेफिनेशन से समझ लें। अब यहां पर होगा भार में आयतन का संबंध नहीं होगा और भार में भार का संबंध होगा। तो भार में भार का संबंध होता है, वो सबसे पहली हेडिंग आपकी बनती है मोललता। मोललता जिसे कहते हैं मोलालिटी। मोलालिटी ये मोललता होती है, इसमें इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मलता, मोलरता, मोल अंश ये सब इसी में कनेक्ट हो जाते हैं, तो मोलरता बताते हैं। लिखेंगे एक किलोग्राम, एक किलोग्राम किसमें करा, 1 किलोग्राम, इसको हम बोलते हैं 1000 ग्राम। किसमें बोलेंगे, ग्राम। भाई ग्राम और एमएल बहुत अलग अलग बात होती है, तो इसके आगे 1000 ग्राम लिख दो आप। 1000 ग्राम विलायक। अब ये विलायक की बात कर रहा है, विलायक 1000 ग्राम विलायक होना चाहिए, ना कि बिलियन। पहले हम लिखते थे 1000 या 1 किलोग्राम, यहां पर हमने लिखा था मोलरता के लिए 1 लीटर बिलियन। अब यहां लिखा जा रहा है, ग्राम की बात कर रहा है, 1 किलोग्राम विलायक, ना कि बिलियन। यानी शुद्ध पदार्थ विलायक जिसमें कोई चीज घोली जाएगी वो 1000 ग्राम हो, और वो भी विलायक के फॉर्म। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलयन की मोललता कहलाती है। इससे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, या 1 किलोग्राम 1000 ग्राम विलायक। यहां पर अब यही हम अगर मोलरता की बात करें, मोलरता एक बार आपके सामने हम लिख देते हैं दोबारा मोलरता के लिए। 1 लीटर जिसको हमने लिखा था 1000 मिलीलीटर, बिलियन में उपस्थित, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसी को अंतर को हम आपको बता रहे हैं। में उपस्थित विलेय के, जल्दी में लिख रहे हैं, मोलों की संख्या, बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 1 किलोग्राम विलायक, यहां पर है 1 लीटर या 1 मिलीलीटर बिलियन। यहां पर यही अंतर, यहां विलायक है और यहां बिलियन। में उपस्थित विलेय के
मोलों की संख्या, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम टू सेम होता है। विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है और विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है, अगर विलायक हो वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, अब इसका फार्मूला बनाते हैं। बाकी मोल आप निकालना जानते ही हैं, मोल आप जानते हैं, वेट में मोलर मास का डिवाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, मोलरता। मोलरता स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल या मोलों की संख्या, पूरा लिख लो, मोलों की संख्या बटे विलायक। यहां पर क्या लिखना होगा आपको, विलायक, बिलियन नहीं लिख सकते, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान आप वो भी चाहिए आपको केजी में, किलोग्राम में। याद रखें इतना ही इसमें अंतर है मोलरता के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब क्या यहाँ पर लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट और इन केजी। और मोल्स तो आप जानते ही हैं, मोल्स n से रिप्रेजेंट होते हैं वेट में मोलर मास का, यानी कि विलेय के वेट में मोलर मास का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गई मोलरता की डेफिनेशन। इससे रिलेटिव सभी क्वेश्चन बता देंगे, A to Z क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं जिस टाइप के वो बता देंगे। अब ये हो जाती है आपकी, और लास्ट आपका रिलेशन बचता है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। लास्ट में आपका बचता है बी पॉइंट मोल अंश, इसको मोल अंश कहते हैं। दूसरा एक नाम है इसका मोल प्रभाज्य और मोल भिन्न, तमाम नाम इसके हैं। और इंग्लिश में आपको इसका नाम सिर्फ एक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको इतने नामों से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल अंश, मोल प्रभाज्य, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, और रिप्रेजेंट होता है एक्स से, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक, किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक, यानी कि इन सॉल्यूशन प्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टोटल रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए कैसे लिखते हैं डेफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, इसका मतलब होता है विलेय और विलायक, यही दो अवयव होते हैं किसी विलयन के, अवयव विलायक, के विलेय और विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के संपूर्ण, ऑल टोटल मोल्स कितने होंगे, संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात विलयन
का मोल अंश कहलाता है। क्या कह रहा है, कोई भी जब विलयन बनाते हैं तो किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, तो विलयन हमने बनाया विलेय प्लस उसमें मिलाया विलायक, विलेय को मिलाया हमने विलायक में और हमारा बनकर तैयार हो गया विलयन। विलयन हो गया, कोई भी टाइप का विलयन हो तो प्रत्येक अवयव भाई विलयन जब बनता है तो उसमें दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। विलेय विलायक, विलेय विलायक, विलेय विलायक, याद रखेंगे क्या होते हैं, विलेय विलायक, विलेय विलायक, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की ज्यादा होती है। ऑलवेज सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। ये आपका क्या आ गया, सोल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट, और ये क्या बनता है आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये एक कंपोनेंट है आपका, यानी कि कंपोनेंट अवयव बोल सकते हो या कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरा कंपोनेंट आपका बी है और आपका सॉल्यूशन बना ए बी, ए प्लस बी आपका सॉल्यूशन बन गया। मोल फ्रैक्शन इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसका मोल भिन्न बनानी होगी। तो ए विलेय क्या है, ए मोल भिन्न को एक्स से, इसे क्या लिख लें, यहां लाइन लिख दें, इसे एक्स से, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित यानी कि रिप्रेजेंटेड करते हैं। कंपोनेंट आपके दो हैं उस सॉल्यूशन में, ए है विलेय, दूसरा विलायक और भिन्नता आपका विलयन। वो कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। अब आप मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो पहले हम अवयव ले लेते हैं आपका ए। तो मान लिया यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए, ये और ये वाटर है आपका, इसमें ये सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशन है और इसमें कोई भी पार्टिकल्स पड़े हैं, ये और ये आपका सॉल्यूट है। क्या है सॉल्यूट, टोटल क्या आपका सॉल्यूशन विलयन है, ये सॉल्यूट है। इसके मोल अंश को हम ले लें Na, क्या ले लें Na, क्योंकि ये Na हमने किसको रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूट को, और जो द्रव है यानी कि जल है यहां पर क्या विलेय, विलेय के मूल अंशों को हमने ले लिया Na और विलायक को ले लें हम Nv या कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर लें, तो इनके मोलों की संख्या का अनुपात बनाएंगे। तो हम दो लिखते हैं यक्स ए, क्या लिखेंगे यक्स ए, और दूसरा हमें लिखना पड़ेगा इस तरफ लिख लेंगे यक्स बी। ये ए का मतलब है विलेय के लिए, किसके लिए विलेय, और इसे ना लिखें तो आपके सामने हमने रिप्रेजेंट कर रखा है यक्स, जो विलेय है वो ए है और विलायक बी है। तो मोल अंश निकालना है जिसका हमें मोल भिन्न बनाना है। यहाँ कह रहा उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या, और यहां पर जो मोलों की संख्या विलेय की है वो Na है, उसको हम रखेंगे ऊपर Na, और कह रहा है उस संपूर्ण, और इसके लिए हम क्या रखेंगे यहां पर Nv। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का ये मोल अंश से रिप्रेजेंट होता है, प्रत्येक अवयव एक Na है और दूसरा Nv है, और उसके आगे कह रहा है उस विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या। तो भाई संपूर्ण मोल तभी तो बनेंगे जब विलेय और विलायक के मोलों को ऐड कर देंगे। तो वो विलेय और विलायक के मोलों को ऐड करेंगे तो Na प्लस Nv बन जाएगा। ये हो गया विलेय के लिए और ये हो गया विलायक के लिए, और यहां भी सेम लिख देंगे Na प्लस Nv, यही होता है। इसका मीन्स हो गया जब आप विलेय के मोल को कैलकुलेट करेंगे तो संपूर्ण विलयन के मोल नीचे चाहिए, और विलयन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है क्या
सॉल्वेंट और सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक के मोल। और ये विलेय है, ये विलायक है, दोनों विलेय को ए के रिप्रेजेंट किया, विलायक को बी से। अब जब हम दूसरे का निकालते हैं, यानी कि हमें विलायक का मोल अंश चाहिए, तो विलायक के मोल ऊपर रहेंगे और उनका अनुपात बना देंगे संपूर्ण विलयन से। यहाँ विलेय के मोल ऊपर रखे थे और संपूर्ण विलयन से अनुपात बना दिया। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। जब हमें विलेय के मोल अंश चाहिए होते हैं तो विलेय को लिखते हैं, उसके मोलों को ऊपर रख के टोटल जितने भी सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में a प्लस बी के मोल होंगे। यहाँ पर ये होगा एन ए और इसका होगा एन बी, तो ये सॉल्यूशन के मोल हो गए। अब यहाँ पर इसका क्या होगा एन ए और इसके क्या होंगे एन बी मोल, एन ए एन बी, एन ए के मोल मिलाए गए एन बी में और टोटल सॉल्यूशन के बन गए। अलग अलग भिन्न बनानी है तो एन ए अपॉन टोटल सॉल्यूशन, एन बी अपॉन टोटल सॉल्यूशन, यानी कि विलेय के लिए और विलायक के लिए मोल बन गया, सॉल्यूट के लिए मोल, फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के लिए। ये हो गया आज के वीडियो में। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। किसके हेनरी कांस्टेंट से चलेंगे, हेनरी के भी बताएंगे, नॉर्मलता, मोलरता, मोल अंश के सभी के न्यूमेरिकल लगवाएंगे जो भी आपकी एग्जाम बोर्ड में आ चुके हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी ऑल इंडिया के बोर्ड के जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके सभी के लिए होंगे। IIT, GMAINS या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये वीडियो। तो कैसा लगा ये वीडियो ये तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, समय है, अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। आपको पता होगा लगातार पढ़ने लगे वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।